तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में फोल्डेड माउंटेन्स की बात की थी। और फोल्डेड माउंटेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखा था। इसमें अगर हम लोग बात करें तो अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, हाईएस्ट पीक इसका गुरु शिखर है, और इसकी हाइट भी हम लोगों ने लिख रखी थी। और इन सबसे प्रीलिम्स में हमारे मैच करने वाले क्वेश्चन आते हैं। यूराल माउंटेन इसका हाईएस्ट पीक नारोदनाया है, अप्लिसियन माउंटेन्स इसका हाईएस्ट पीक मिसेल है। अब इसके बाद हम लोग यंग फोल्डेड माउंटेन्स की बात करें। इसमें हिमालयाज हाईएस्ट पीक 8848 मीटर, हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। ये लिस्ट है। इसके बाद हम लोग इस पर मैप की भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। हिंदुकुश इसका हाईएस्ट पीक तिरकमीर है जो पाकिस्तान में है। आल्प्स इसका हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक है जो आपके फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर पड़ता है। कॉकेसस ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच है, इसका हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस है। एल्ब्रस ही यूरोप का हाईएस्ट पीक है। ये सभी पॉइंट्स हम लोगों के प्रीलिम्स में मैच करने के लिए या वन लाइन के क्वेश्चन में, वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। अब इन सबको उसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स हैं, तो हम लोग मैप की प्रैक्टिस करेंगे एक साथ। उससे पहले ये सीख लें ब्लॉक माउंटेन्स क्या है और ब्लॉक माउंटेन्स बनते कैसे। ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली, ये दो चीजें हम लोग एक साथ समझ सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ब्लॉक मींस क्या होता है? एक टुकड़ा होता है। अब मान लो ये क्रस्ट है, यहां पर ये क्रस्ट देख लिया पूरा। क्रस्ट में क्या है? प्लेट्स हैं। प्लेट्स किस स्थिति में है? गति की अवस्था में, डायनामिक स्टेट में है। अगर गति करेंगी तो इनमें टेंशन फोर्स होगा। टेंशन के कारण इन सब में ये फ्रैक्चर पड़ जाएगी। ये क्या पड़ गया? फ्रैक्चर पड़ गया। ये फ्रैक्चर है, दरारें पड़ गई चटकन, और चटक करके ये खंड अलग हो गया, ये खंड अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो हम लोग क्रस्ट में अब इमेजिन कर रहे हैं कि तीन खंड हो गए। देयर आर द थ्री ब्लॉक्स। ये जो बीच वाला ब्लॉक है ये थोड़ा हल्के मैटर का है, लाइट डेंस है। एलडी मींस लाइट डेंस। एलडी मींस इसका घनत्व कम है, डेंसिटी कम है, लाइट डेंस। तो एमडी मींस मोर डेंस, यानी दूसरी ओर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये मोर डेंस है। अब जब ये चटक कर अलग हो गए तो जो ज्यादा डेंस होगा वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, और बीच वाला जो ब्लॉक होगा वो या तो ऊपर जाएगा या अपनी जगह स्टेबल रहे, लेकिन ये हमें ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा, ये ब्लॉक। तो ये क्या बन जाएगा? यही ब्लॉक माउंटेन बन गया। माउंटेन होगा तो रिलेटिवली ऊंचा होगा। दिस इज द ब्लॉक माउंटेन। एक ब्लॉक माउंटेन समझ में आया। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे बना? एक फ्रैक्चरिंग होगी। फ्रैक्चरिंग को हिंदी में टेक्निकल टर्म होता है, टुकड़ों में टूटना, धंसन बोलते हैं, सॉरी विभंजन बोलते हैं। विभंजन, भंजन मींस टुकड़ों में टूटना। तो ये विभंजन हुआ, और विभंजन के बाद में ज्यादा घना जो ब्लॉक है वो सरकता हुआ नीचे चला गया, ये देखो। तो इसे हम धंसन कहते हैं। तो विभंजन का कारण क्या है? विभंजन क्यों होता है? तो फॉल्टिंग अकर्स ड्यू टू टेंशन फोर्स। तनाव बल के कारण ये फ्रैक्चरिंग हो गई। फ्रैक्चरिंग का कारण है टेंशन फोर्स, और जो भारी ब्लॉक बना वो नीचे गया, उसे हम भ्रंशन कहते हैं। तो इट अकर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। इतने लिखने से ही आपका काम बन जाएगा। अब देख लें रिफ्ट वैली, जिसे भ्रंश घाटी भी कहते हैं, और ब्लॉक माउंटेन को खंड पर्वत कहते हैं। तो इन्हें जो हिंदी में नाम होते हैं वो खंड पर्वत के रहते हैं। खंड पर्वत एवं भ्रंश घाटियां, ये नाम होते हैं। रिफ्ट मींस भ्रंश घाटी, वैली मींस घाटी। तो ये नाम हो गए। तो अब यहां हमने देखा था कि लेस डेंस बीच में था, यहां जो लेस डेंस है वो दोनों साइड में है, और मोर डेंस बीच में है। तो मोर डेंस जब बीच वाला खंड अगर नीचे चला जाएगा तो ये एक वैली बन गई। इसी वैली को हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो जो प्रोसेस है ब्लॉक माउंटेन की या रिफ्ट वैली की वो एक समान है। मान लो ये रिफ्ट वैली नर्मदा की है या तापी की है, चलो छोटी सी हम तापी मान लेते हैं। तो एक और इसके सतपुरा है, उसका ब्लॉक माउंटेन है, और दूसरी ओर ये अजंता हिल्स हैं। अगर हम इंडिया की ही बात कर लें तो ये जो रिफ्ट वैली है इसमें तापी नदी बहती है। तो हमें नदी भी पता लग गई, उसकी रिफ्ट वैली भी पता लग गई, बगल के माउंटेन भी पता लग गए। इतना आसान होता है ज्योग्राफी वगैरह पढ़ना। अगर हम लोग आसानी से डायग्राम के साथ इसे और कंसेप्ट के साथ पढ़ते चले तो हमारे बहुत सहज और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन्हें इमेजिन करना होगा, देखना होगा, समझना होगा। क्लियर? तो हम लोगों ने दो चीजें एक साथ समझ ली, ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली कैसे बनते हैं। तो इनके बनने के लिए एक प्रोसेस चाहिए। पहले टुकड़ों में क्रस्ट टूट जाए, और फिर टुकड़े जो है अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से मूव कर जाएं। जब वो डेंसिटी के हिसाब से मूव करते हैं तो दैट रिलेटिव मूवमेंट इज कॉल्ड द फॉल्टिंग। इसे हम फॉल्टिंग कहते हैं। तो अब अगर किसी ने पूछा व्हाट इज फॉल्टिंग, भ्रंशन क्या होता है, तो क्या लिख कर देंगे हम लोग? एक लाइन में क्या डेफिनेशन हो गई फॉल्टिंग की? व्हाट इज फॉल्टिंग? भ्रंशन क्या है? अब आप कहेंगे रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन
two blocks of the crust, क्रस्ट के दो ब्लॉक के बीच एक सापेक्षिक गति को, दो खंडों के बीच एक सापेक्षिक गति को घर्षण कहा जाता है। हाँ, तो कृष्णा सिंह फॉल्टिंग में क्या हमें दिखाई देता है कि एक भारी खंड नीचे दिखाई दिया और हल्का खंड ऊपर, ये फॉल्टिंग है। अगर भारी खंड नीचे गया है तो उसी जगह को हम क्या बोल देंगे, रिफ्ट वैली, और अगर हल्का खंड ऊपर गया है तो उसको हम बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। ये अपोजिट प्रोसेस नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस एक ही है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है। जैसे आपने कहा कि पर्वत बना, तो अगर पर्वत बनेगा तो बगल में घाटी बन जाएगी। अगर आप पास होंगे तो कोई फेल जरूर होगा, अगर कोई फेल हुआ है तो कोई पास हुआ है, ये रिलेटिव बात होती है। इट्स नॉट गॉट इट। तो यहां हम अपोजिट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, अपोजिट स्ट्रक्चर है, प्रोसेस नहीं है। तो फॉल्टिंग इज द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट के दो टुकड़ों के बीच एक सापेक्षिक गति ही फॉल्टिंग है। फॉल्टिंग से दो चीजें बनती है। फॉल्टिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन एज वेल एज फॉल्टिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। तो फॉल्टिंग जो है दोनों के लिए उत्तरदायी है। फॉल्टिंग इज रेस्पॉन्सिबल for the formation of block mountain and rift valley। यानी जब तक की रिफ्ट वैली नहीं होगी तब तक ब्लॉक माउंटेन नहीं होगा, और जब तक की ब्लॉक माउंटेन नहीं होगा रिफ्ट वैली नहीं होंगे। दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं, जैसे लेफ्ट और राइट। तो अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट भी, ये इस तरीके से जुड़े हुए। गॉट इट। तो हमने क्या कहा कि फॉल्टिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोथ ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैली। दोनों के निर्माण के लिए फॉल्टिंग उत्तरदायी है। इसको और अच्छे से समझ ले, ये लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। हमने ये कहा कि ये एक क्रस्ट है, लो एक साथ बना देते। इस क्रस्ट में कहीं कहीं पर थोड़े हैवी एलिमेंट्स हैं, यहां हैवी एलिमेंट्स हैं। तो इनका जहां हैवी एलिमेंट्स क्रस्ट में प्रेजेंट है तो वहां डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। अब इस क्रस्ट में क्या पड़ जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी तनाव के कारण। अगर हमने मान लिया कि ये दरार ऐसी यहां पड़ गई, ये एक दरार ऐसी पड़ गई, यहां हमने कहा ये दरार ऐसी पड़ गई, ये दरार ऐसी पड़ गई, तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो ब्लॉक है जिसमें थोड़े हैवी एलिमेंट्स हैं ये डेंसर है। ये ब्लॉक इसमें भी हैवी एलिमेंट्स हैं, ये डेंसर ब्लॉक है। ये ब्लॉक जिसमें हैवी एलिमेंट्स हैं ये डेंसर है। अब जो डेंसर ब्लॉक्स होंगे इनको हम लोगों ने क्या बताया है, एमडी। एमडी मतलब मोर डेंस, एलडी लेस डेंस, मोर डेंस, लेस डेंस, मोर डेंस। अब जब ये फ्रैक्चरिंग से ये टुकड़े अलग हो गए, मोर डेंस लेस डेंस अलग हो गए, तो ये है क्या, ये है तो क्रस्ट ही। क्रस्ट के नीचे क्या रहता है, अपर मेंटल होता है। अपर मेंटल कैसा है, ये दुर्बल है, ये सबको याद होगा, कहीं कुछ रटना नहीं है, बस वोकैब अगर सीख ली। इसी को क्या बोले थे हम लोग, एस्थेनोस्फीयर। इसीलिए हमने आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ पहले पढ़ाया था, ताकि सारी चीजें बड़ी आसानी से लिंक होती चली जाएं। अब ये इसे हमने कह दिया अपर मेंटल, तो अपर मेंटल तो वीक है, इसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। तो डेंस मैटर इसमें सीधा नीचे धंसेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण ये डेंस ब्लॉक नीचे जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो रिजल्ट क्या हुआ, तो दिस इज द नंबर 1 स्टेज। अब नंबर 2 पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये रहा, ये ब्लॉक मान लो अपनी जगह ही बना रहे, ये ब्लॉक भी अपनी जगह बना रहे, सपोज दैट ये ब्लॉक भी अपनी जगह ही बना रहे इस तरीके से। लेकिन जो डेंसर ब्लॉक्स हैं वो मूव कर जाए कहां, नीचे। यहां थे, यहां से ये यहां चले गए, ये देखो ये यहां से सरक करके नीचे चला गया। अब हमें ये जहां जहां दिख रहे हैं जो ब्लॉक नीचे चले गए, ये सब क्या है, ये रिफ्ट वैली है। तो ये क्या है जो बीच में ऊंचा है, यही ब्लॉक माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है। ये भी ब्लॉक माउंटेन है। अब मेरे समझ से आप सब लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, एनी डाउट। तो हमें दोनों पास पास मिलते हैं, कौन कौन, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन। तो रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन आर क्लोजली एसोसिएटेड टू ईच अदर एज बोथ आर द रिजल्ट ऑफ द सेम प्रोसेस, दैट इज द फॉल्टिंग। तो हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाल लिया, निष्कर्ष ये निकला कि यहां हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे। निष्कर्ष क्या हुआ, ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज are closely associated as both are the result of same process,
दोनों एक ही प्रक्रिया का परिणाम है, लेकिन एक ऊंचा है, ये एलिवेटेड है स्ट्रक्चर, ये ऊंची उठी हुई संरचना है, जबकि रिफ्ट वैली क्या है, ये नीचे धसी हुई संरचना है। दिस इज द डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर। तो डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, ये नीचे दब गई, तो हिंदी में कहते हैं ये अवनमित संरचना है। और ये ऊपर उठ गई तो इसे हम उत्थित संरचना कहेंगे। ये सभी वोकैब आपको बहुत काम आएगी जब आप लोग प्रीलिम्स पास करके मेंस लिखेंगे तब। यस, बोथ अकर साइमल्टेनियसली, वेरी गुड। तो अब कृष्णा आपको समझ में आ गया कि एक ही प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम ही फॉल्टिंग है। तो अगर कोई एक चीज नीचे जाएगी तो दूसरी चीज अपने आप पड़ोसी ऊंचा हो जाएगा। अगर आप गरीब हो जाएं तो आपका पट्टीदार या पड़ोसी अमीर माना जाता है अपने आप, और आप अमीर हो जाएं और वो ना हो पाए तो वो गरीब माना जाएगा। यही रिलेटिवनेस है। स्पष्ट हो गया? तो एग्जाम्पल भी ऐसे हमें देने पड़ेंगे, और जब हम एग्जाम्पल के साथ इसे समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बे ऑफ बिस्के है, ये जुटलैंड पेनिनसुला, यहाँ बाल्टिक सी है, ये गल्फ ऑफ रीगा हो गई, इधर से हमने ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, बोथनिया, ये सब हिस्सा बनाया। अब आप बता सकते हैं कि ये किस कॉन्टिनेंट का मैप है? बताइए, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी कि हमारे स्टूडेंट सब पढ़कर आते हैं कुछ ना कुछ। समझ गए होंगे ये कौन सा कॉन्टिनेंट हमने बना दिया, यहाँ यूरोप बना दिया, पहचान लिया। अब यूरोप में आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक नदी बहती है, इसका नाम है राइन। ये रिवर है राइन, ग्रीन कलर से चमक रही है राइन। राइन एक रिफ्ट वैली में बहती है, तो इट मींस ये हो गया कि राइन के इधर भी हमें एक ब्लॉक माउंटेन मिलेगा, और राइन से इधर भी हमें एक ब्लॉक माउंटेन मिलेगा, और यही राइन बॉर्डर है। तो राइन के एक ओर जर्मनी है तो दूसरी ओर फ्रांस है। कितना बढ़िया, याद हो गया हमेशा के लिए। तो इस ब्लॉक माउंटेन का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, और इस ब्लॉक माउंटेन का नाम है वॉस्जेस। आपसे प्री में पूछ लिया जाता है कि ये किस देश के हैं, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का है। ये किस कंट्री में है? जर्मनी में है। और जो वॉस्जेस है ये फ्रांस में है। तो चाहे आपसे एग्जांपल पूछा जाए, दोनों क्या हैं? ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो वॉस्जेस इज द ब्लॉक माउंटेन, ये खंड पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट भी ब्लॉक माउंटेन। तो इस हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चंस दिखाई देते हैं और लगता है कि जैसे बहुत बड़ी मात्रा में, कोई फिजिकल तो नहीं है। नहीं, हमारे में फिजिकल है, और फिजिकल के एग्जांपल जब हम लोग जो टेबल देखना चाहते हैं तो इंडिया और वर्ल्ड कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में केवल इंडियन बाउंड्रीज नहीं। स्पष्ट हो गया? तो ब्लैक फॉरेस्ट किस देश का हुआ? जर्मनी का। और वॉस्जेस किस देश का हुआ? फ्रांस का। और दोनों के बीच में ये कौन सी नदी बह रही है? तो द रिवर नेम इज राइन रिवर। अब आपको ये नोट्स मैप पर बना दिया हमने, साफ साफ आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। आपको कोई मैप वगैरह बनाने की जहमत नहीं उठानी है, आपको केवल समझना आना चाहिए। इज द राइन रिवर। तो राइन रिवर कैसी वैली में बहती है? ये रिफ्ट वैली में बहती है। तो ये राइन की रिफ्ट वैली हो गई। यहाँ ये रिफ्ट वैली है, दिस इज द रिफ्ट वैली ऑफ राइन। ये बह रही है राइन। स्पष्ट हो गया? अब आप कहेंगे क्या हम यूरोप का ही एग्जांपल दे सकते हैं? नहीं, हम लोग इंडिया का भी एग्जांपल दे सकते हैं। बिल्कुल, लीजिए हम लोग अपने इंडिया के इस हिस्से पर चले जाएं। ये लो, इंडिया का ये हमने वेस्टर्न पार्ट बना दिया, वेस्टर्न कोस्ट। हमें ये एरिया यहाँ का लेना है एग्जांपल के रूप में। अब इसी एरिया को हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर एक नदी बह रही है नर्मदा, दूसरी नदी है ताप्ती। ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, इसी को अब हम बड़ा करके यहाँ बना दें। ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट हो गया। वेस्टर्न कोस्ट पर यहाँ हमें एक ब्लॉक माउंटेन मिलता है, इट्स नेम इज सतपुरा। और यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी ब्लॉक माउंटेन्स की ये कतार सी पड़ी हुई है, इन्हें हम कहते हैं अजंता हिल्स। यहाँ जाएंगे तो ये महादेव है, महादेव। यहाँ चले गए तो हमें यहाँ ये मैकाल दिखाई देगा, यहाँ ये मैकाल। इसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो हमें ये विंध्यन दिखाई देगा, विंध्यन हिल्स। यहाँ बीच में ये कैमूर बैठे हुए हैं। अब आपने देखा कि यहाँ से एक नदी लेकर चले, इट्स नेम इज नर्मदा, ये रिफ्ट वैली में बहती हुई गिरी। यहाँ पर जहां आपने ये महादेव लिया है, ये महादेव ऐसे बना दे, दिस इज मैकाल। महादेव का ये जो सदर्न पार्ट है जिसे बेतुल प्लेट्यू कहते हैं, यहां से ये रिवर चलती है, इट्स नेम इज तापी और ताप्ती। अब आप देख रहे होंगे एक और नर्मदा की रिफ्ट वैली है और दूसरी ओर तापी की रिफ्ट वैली है, और बीच में ये जो हमारा ब्लॉक माउंटेन है, कितना बढ़िया एग्जांपल हमें दिखाई दिया, दिस इज सतपुरा। वॉस्जेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट, बिल्कुल सही। तो अब आप लोगों ने देखा कि जो राइन नदी थी वो यूरोप में किसके बीच बह रही थी? ये बिटवीन
ब्लैक फॉरेस्ट एंड बॉसेस। और राइन क्या बनाती है? तो राइन मेक्स द बॉर्डर, ये भी लिख सकते हैं, तो राइन रिवर मेक्स द बॉर्डर। बहुत सारे क्वेश्चन आपके अपने आप आ जाते हैं इसके बीच, बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच ये सीमा भी बना लेती है, पूरी सीमा तो नहीं, हाँ कुछ हिस्सा जरूर बना देती है। ये भी क्वेश्चन हमें याद रहेगा। जाके कहां गिर गई? तो यहां जो सी है वो नॉर्थ सी कहा जाता है। तो यही मैप पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ट्रेंस इनटू नॉर्थ सी, बिल्कुल सही आशीष कुमार। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग जब इस सबको देखते हैं तो चीजें बहुत आसान होती चली जाती है, और क्वेश्चन पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो कॉन्फिडेंटली करते जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली को समझ लिया। बोथ आर द रिजल्ट्स ऑफ द सेम प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द फॉल्टिंग। फॉल्टिंग भी हम लोगों ने समझ ली। अब अगर हम लोग इससे अपने अब कंसर्न टॉपिक पर जाएं, तो फॉल्टिंग हो गया, रिफ्ट वैली हो गई, इन सब में अब तीसरे तरीके के जो माउंटेन्स होते हैं वो कौन से माउंटेन्स हैं? वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। तो अब ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं? द माउंटेन्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स। यहाँ इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जिन्हें हम लोग देख पाएंगे। यहाँ हमने बहुत सारे एग्जांपल लिख रखे हैं, उससे पहले हम लोग अपने इस पर आ जाएं। इसको समझ लें कि वॉल्केनिक प्रोसेस क्या है। तो व्हाट इज द वॉल्केनिक प्रोसेस और वॉल्केनिक एक्टिविटी? तो वॉल्केनिक प्रोसेस या वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होते हैं? वॉल्केनिक प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ अर्थ इंटीरियर, प्रोसेस ऑफ अर्थ इंटीरियर। जो ज्वालामुखी क्रिया है वो एक भूगर्भीय क्रिया है, अर्थ इंटीरियर। तो कैसे इसे डिफाइन करते हैं? इट कैरी द हॉट मैटर एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ज्वालामुखी एक भूगर्भीय क्रिया है जिसमें भूगर्भ का गर्म तप्त पदार्थ हॉट मैटर सतह पर प्रकट होता है। इसी हॉट मैटर को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा, और कुछ लोग कहते हैं लावा। तो वो प्रक्रिया जो मैग्मा या लावा को लेकर भूगर्भ से ऊपर आए उसी को हम ज्वालामुखी क्रिया कह देते हैं। ये बहुत आसान हो गया। अब ये बनते कैसे हैं तो इसको जरा हम लोग देखें कि ये मान लो सरफेस है, ये क्रस्ट है, और अंदर से जहां काफी ज्यादा गर्मी है, ये गर्मा गर्म या पिघला हुआ पदार्थ नीचे से ऊपर आने लगता है। यहां इसने तोड़ दिया और ये मैटर इधर आ गया, फिर निकला इसी के साथ मैटर, तो फिर ये यहां आ गया, फिर और निकला तो यहां आ गया, और निकला तो यहां आ गया। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ये हॉट मैटर लगातार पर आया और ये ठंडा और ठोस होकर ये जमने लगा। तो इसे अब हम लोग क्या बोल देंगे? नुकीला है, ऊंचा है, दिस इज कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन। और इसको अब हम क्या बोलेंगे? ये तो क्रस्ट है, कहां से आ रहा होगा ये गर्मा गर्म पदार्थ, तो वो प्लेस भी गर्म होगा, दैट इज कॉल्ड हॉट स्पॉट। स्पष्ट हो गया? तो ये हमें एक ज्वालामुखी टीला मिल गया, वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब वॉल्केनो कितने तरह के होते हैं? तो दो तरीके के वॉल्केनो हमें दिखाई पड़ते हैं। तो जब तक ये रेड वाला पदार्थ नीचे है, सतह में है, तब तक इसे हम मैग्मा कहेंगे। लेकिन जब यही रेड मैटर बाहर आ गया तब हम इसे लावा कहते हैं, लावा। तो लावा और मैग्मा में डिफरेंस आपने समझ लिया। व्हाट इज मैग्मा? तो मैग्मा क्या होता है यहां नोट्स पर लिख लेंगे। मैग्मा इज नथिंग, मैग्मा इज वेरी सिंपल, द मोल्टेन रॉक्स इनसाइड द अर्थ। अगर भूगर्भ के अंदर पिघली हुई चट्टानें हैं, इनसाइड द अर्थ, दिस इज कॉल्ड मैग्मा। इसको हम मैग्मा कहते हैं। तो डेफिनेशन मैग्मा की बहुत आसान हो गई, भूगर्भ के अंदर पिघली हुई चट्टानों को ही हम मैग्मा कहते हैं। तब तक किसी ने कहा लावा किसे कहते हैं, तो कहा लावा द मोल्टेन रॉक। देख रहे हैं, बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं। एट द सरफेस ऑफ अर्थ,
तो अगर पृथ्वी की सतह पर यह पिघली हुई चट्टान है तो इसे हम लावा बोल देंगे, और अगर वही पिघली हुई चट्टान सरफेस के नीचे है तो उसे हम मैग्मा बोल देते। स्पष्ट हो गया? इस तरीके से हम लोग अपने नोट्स बनाते रहें जिससे कि प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना होने पाए। छोटी बातों को कभी इग्नोर नहीं करना होता, और ये बातें अगर हमें पता रहती हैं तो हम कॉन्फिडेंटली इन सबको करते चले जाते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने कहा वोल्केनिक माउंटेन्स। अब वोल्केनिक माउंटेन्स बनते कहां पर हैं और कैसे होते हैं, तो अब थोड़ा हम लोगों को कल वाले लेक्चर पर जाना पड़ेगा। और हमने आपको प्लेट टेक्टोनिक समझाई थी और प्लेट टेक्टोनिक में बाउंड्रीज बताई थी। यहां पर हमने ये कहा था कि जहां दो प्लेटों के बीच गैप बढ़ेगा, वहां हमें क्या मिलेंगे, एक प्लेट इधर जा रही होगी तो यहां गैप बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्लेट नॉर्थ अमेरिकन इधर जाती है, साउथ अमेरिकन प्लेट ये इधर जा रही है, अफ्रीकन प्लेट इधर जा रही है। तो जब प्लेट अगर दूर जा रहे हैं तो जैसे जैसे प्लेट खिसकती चली जाएगी हमें यहां पर खूब चौड़े से रिज मिलेंगे। ये है, काफी ये चौड़े हमें रिज दिखाई देते हैं। ये कल वाला डायग्राम हमने आपको फिर बना दिया जिससे कि स्पष्ट रहे। ये आपका जो इंडिया वाला पार्ट है ये भी नॉर्थ की ओर जा रहा है, इधर ये नीचे आएगा तो यहां कन्वर्जेंस होगा। अब इस सब पर अगर हम लोग चले जाएं, अब उनको देख लें जहां पर ये भिड़ंत होती है। भिड़ंत कहने का मतलब कन्वर्जेंस, तो कन्वर्जेंस वाला मामला ये है, ये यहां तक चलेगा। ऐसे ही यहां भी कन्वर्जेंस है, और इसी को कल हम लोगों ने रिंग ऑफ फायर बोला था। ये चला आएगा न्यूजीलैंड होता हुआ ऐसे रिंग ऑफ फायर, फिर यहां से यहां जुड़ दिया जाता। तो रेड लाइन क्या शो कर रही है, दो प्लेटें आपस में कन्वर्ज करती हैं, और ग्रीन एरिया वो एरिया है जहां दो प्लेटों के बीच गैप बढ़ता है। इसीलिए हमें दो तरीके के वोल्केनो मिलते हैं, एक वो वोल्केनो जो साइलेंटली इरप्ट होते हैं और एक वो वोल्केनो जो एक्सप्लोसिव टाइप के होते हैं। ये ध्यान रखना है। अभी सारी बातें आपको और क्लियर हो जाएंगी। क्या बताया हमने, जरा देखें। हमें दो तरह के वोल्केनो मिले, एक ही डायग्राम से समझ लें। ये बन गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है, या साउथ अमेरिकन प्लेट, हम लोग कोई भी एक प्लेट मान लेते। और इसके इधर हमने कह दिया कि ये पैसिफिक की प्लेट है, पैसिफिक ओशन है ये। अब हमने ये कहा कि ये जो प्लेट है साउथ अमेरिकन वाली ये इधर चल रही है, तो जो इधर दूसरी प्लेट होगी जिसे हम अफ्रीकन प्लेट कहेंगे, यहां अफ्रीका बैठा होगा ऊंचा सा, ये अफ्रीकन प्लेट है। अब इन समय हम लोग यहां अगर वाटर दिखा दें तो ये साउथ अटलांटिक हो गया, क्योंकि इसे हमने साउथ अमेरिका कह दिया, तो इसको हमने अफ्रीका कह लिया। ऊंची क्रस्ट है, अपर क्रस्ट है, तो ये साउथ अटलांटिक हो गया। स्पष्ट? अब यहां नीचे क्या होंगे, मैग्मा होगा, तो यहां से ये मैग्मा आया और यहां धीरे धीरे साइलेंटली ये मैग्मा डिपोजिट हो रहा है। क्या बन जाएंगे, यहां रिज बन जाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है, ये गल रहा है, गलने से अब ये यहां वोल्केनो फूट रहे हैं। प्लेट इधर जाती है या ये प्लेट इधर आती है तो यहां बीच में भरे हुए सेडिमेंट्स फोल्डेड माउंटेन्स में बदल जाएंगे। इधर जो हमें दिखाई देगा ये पैसिफिक ओशन होगा। ये देखो, दोनों चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि यहां जो मैग्मा है ये चलता है अपने साथ प्लेट लेकर, ये यहां नीचे गया, ये मैग्मा का कन्वेक्शन साइकिल है। ऐसे ही यहां भी ये मैग्मा का कन्वेक्शन साइकिल चल रहा होगा। तो इस जगह को हम क्या कहते हैं बताइए? तो इस जगह का नाम हमने रखा था बेनी ऑफ जोन। मिस्टर बेनी के नाम पर जो पढ़ा है वही काम आएगा। देखो, बेनी ऑफ जोन। और इस जगह से जहां से मैग्मा उठ के ऊपर जाता है इसको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। तो जहां हॉट स्पॉट है यहां वोल्केनो धीरे धीरे फूटते रहते हैं, ये साइलेंट वोल्केनो होते हैं। और यहां पर ये फोड़ करके ऊपर आते हैं, ये एक्सप्लोसिव वोल्केनो होते हैं। स्पष्ट हो गया? यस, दिस इज द रिज। रिज किसकी बनी होती है, साइलेंट वोल्केनो से। तो रिज में हमें क्या मिलते हैं, साइलेंट वोल्केनो। अगर यही रिज थोड़ी और ऊंची और ठंडी हो जाए तो रिज ये काफी बड़ी हो जाती है, और रिज पर हमें यहां वोल्केनिक माउंटेन इसी आइलैंड पर दिखाई देंगे। और ये भी यहां क्या बन गया, वोल्केनिक माउंटेन।
तो चाहे जैसा वोल्केनो हो, चाहे एक्सप्लोसिव वोल्केनो हो और चाहे साइलेंट हो, दोनों तरह के वोल्केनो वोल्केनिक माउंटेन बनाते हैं। इसीलिए हमें वोल्केनिक माउंटेन के बहुत सारे एग्जांपल देखने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा हमें कहां हाँसी माउंट्स भी बनते हैं, बिल्कुल सही। तो ये सारी शब्दावली हम लोग देखते रहते हैं। अब जरा गौर करके देखें, हम लोगों ने अभी मैप में क्या देखा था कि इन सब में भी हमें साइलेंट वोल्केनो जैसी चीजें दिखाई पड़ेंगी। ये सभी किसका एरिया है? ये सभी साइलेंट वोल्केनो के एरिया हैं, क्योंकि ये रिज है। स्पष्ट हो गया। लेकिन ये सब जो एरिया जो रेड से हमने दिखाया, ये एक्सप्लोसिव वोल्केनोज के एरिया है। यहां हमें एक्सप्लोसिव वोल्केनो मिलते हैं। ये हो, इसी रेड को हम लोगों ने किस नाम से बोला है? रिंग ऑफ फायर। को अग्निव्रत कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक के चारों ओर अग्निव्रत है। तो अग्निव्रत के वोल्केनो ज्यादातर किस तरह के वोल्केनो हैं बताइए? रिंग ऑफ फायर के वोल्केनो किस टाइप के वोल्केनो हैं? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिंग ऑफ फायर? बेनी ऑफ जोन के वोल्केनो। और जबकि रिज के वोल्केनो हॉट स्पॉट वाले होते हैं। स्पष्ट हो गया? ये है। तो इनको हमने देखा इस तरीके। तो किसी भी कारण से अगर अंदर का गर्म पदार्थ बाहर निकल करके पर्वत जैसी रचना बना दे, तो उसे हम वोल्केनिक माउंटेन कहेंगे और उस प्रोसेस को हम वोल्केनिक एक्टिविटी कहेंगे। फिर इसको लेंगे, इन्हीं बातों को हम जब आपको वोल्केनो हेडिंग डलवा के पढ़ाएंगे, तब आपको और ये याद हो जाएगा। अब हम लोग एग्जांपल्स की बात कर ले कि कहां पर ये हमें मिलते हैं। ये तो ब्लॉक माउंटेन हो गए। ब्लॉक माउंटेन्स के बाद हम लोग अगर एग्जांपल की लिस्ट में जाएं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये मैप भी साथ साथ में देखते चलिए, क्योंकि लास्ट में एक साथ मैप करने से कुछ याद नहीं रहता। पहला एग्जांपल हमने लिया माउंट रेनियर। कहां पर है? कैस्केड रेंज में है। कैस्केड रेंज किस देश में है? यूएसए। तो ये लिस्ट हम लोग बार बार देखेंगे और इसके एग्जांपल्स लर्न करेंगे। अब क्या लिया यहां पर हमने? ये नॉर्थ अमेरिका बना लेते। इतने से हम लोग पहचान लेंगे और ज्यादा नहीं बनाना। ये यहां साउथ अमेरिका बना लेंगे। ये यहां अलास्का वगैरह हो गया, इतना बना के छोड़ दे। यहां हम लोग जाते हैं तो एक बड़ी लंबी सी माउंटेन रेंज मिलती है जिसका नाम है रॉकी। ये रॉकी, रॉकी के यहां पड़ोस में बैठी हुई है मैकेंजी, और यहां है ब्रूक्स, और ये है अलास्का रेंज, और ये है रॉकी। रॉकी के पास अगर हम यहां कोस्ट पर आ जाएं तो ये कैस्केड रेंज है। फिर यहां ये सियारा नेवादा है, सियारा माद्रे। तो इस पूरे पश्चिमी हिस्से में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं जिन्हें हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। यहां आ जाते हैं तो ये एंडीज कॉर्डिलेरा है। इतना याद हो गया। इसका नाम हमने क्या रखा? कैस्केड रेंज। ये यूएसए में पड़ेगी। इसी कैस्केड रेंज में यहां पर जो वोल्केनो है, इसी का नाम है माउंट रेनियर। इसे हम माउंट रेनियर कहते हैं। अब आप लोग अगर बॉर्डर बना देंगे, ये बॉर्डर हो गया, इधर कनाडा है, ये यूएसए है। स्पष्ट हो गया? इस कंट्री में है। हाँ, हिमालय में कोई वोल्केनो नहीं मिलता क्योंकि वहां पर मोटाई बहुत ज्यादा होती है। अभी बताएंगे। हिमालयन फोल्ड में नो एक्टिव वोल्केनो, इसीलिए नोट्स पर आपको दिया है। अभी एक एक समझा। तो ये हम लोगों ने देख लिया, माउंट रेनियर दिख गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो माउंट पोपोकैटेपेटल। माउंट पोपोकैटेपेटल हमें कहां मिलेगा? तो यही मैप काम आ जाएगा। ये यहां मैक्सिको सिटी के पास मिलेगा। माउंट पोपोकैटेपेटल नियर द मैक्सिको सिटी, मतलब मैक्सिको कंट्री में है। यहां कैपिटल है, सिटी के पास में मैक्सिको की। नेम ऑफ द कैपिटल इज मैक्सिको सिटी। क्लियर? तो माउंट पोपोकैटेपेटल देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ इक्वेटर के पास आ जाएं तो कंट्री इक्वाडोर मिलेगा, और इक्वाडोर में भी हमें एक वोल्केनो मिलता है। इट्स नेम इज कोटापैक्सी। ये भी बहुत चर्चा में रहता है। तो माउंट कोटापैक्सी ये किस कंट्री का हो गया? इट इज ऑफ द इक्वाडोर। फिर अगर हम यहां आ जाएं तो ये चिली है, चिली कंट्री, और चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर माउंट एकनकागुआ मिलता है। दिख रहे हैं? तो ये एक साथ हम लोगों ने कई चीजें देख ली। हाँ, केमिकल कंपोजिशन एक जैसी होती है, थोड़ा अंतर होता है।
ऑक्साइड लेवल का लावा और मैग्मा में। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ गया। इतने एग्जांपल्स देख लिए। अब इसी से अगर हम और थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरे एग्जांपल्स हम लोग देखें तो माउंट कोटापेक्सी भी कर लिया इक्वाडोर का, माउंट अकोंकागुआ भी चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर का हो गया। अब माउंट कुक की बात करते हैं तो ये भी आप मैप पर देख लेंगे तो सामने यहां हमें ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। तो ये यहां पहुंच गए, ये कमचटका पेनिनसुला, ये कोरियन पेनिनसुला, ये चाइना का पार्ट हो गया, इधर से ये मलय पेनिनसुला और साउथ चाइना, ये यहाँ सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया बना लेंगे। ये यहाँ आ जाएंगे तो हमें ये न्यूजीलैंड दिखाई देगा और न्यूजीलैंड में हमें जो वोल्केनो दिखाई देगा ये यहाँ बना दें, दिस इज कॉल्ड माउंट कुक। इसके बाद यहाँ अगर आ जाए तो फिलीपींस वगैरह मिलेंगे, फिलीपींस, लुजोन और मिंडानाओ। तो लुजोन पर जो हमें दिखेगा माउंट मेयोन। इसी के साथ हम लोग जापान पहुंच जाएं तो ये सखालिन है, ये होक्काइडो है, ये होन्शु है, शिकोकू है और ये क्यूशु है। तो हमें यहाँ होन्शु पर माउंट फ्यूजी या फ्यूजी सान मिलता है। ओवरऑल हम लोग किस ओशन के चारों ओर घूम गए हैं? दिस इज द पैसिफिक। और इसी पार्ट को अगर हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर दें तो ये हम यहां से मान लो चल दें, दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। तो ये जितने हमने आपको अभी वोल्केनिक माउंटेन्स बनाए हैं ये किसमें स्थित हैं? रिंग ऑफ फायर में। को अग्निव्रत कहते हैं। हम लोगों को अच्छे से पता है कि ये पूरी पैसिफिक प्लेट किधर मूव करती है। तो पैसिफिक प्लेट इज मूविंग फॉर द नॉर्थ वेस्ट। ये प्लेट किधर मूव कर रही है? फॉर द नॉर्थ वेस्ट। इट इज ऑल्सो फॉर द नॉर्थ वेस्ट। ये यहां कन्वर्जेंस है, ये यहां कन्वर्जेंस। So this is the large plate that is called Pacific plate, and we have discussed about the major volcanic mountains. तो major volcanic mountains यहाँ कौन-कौन हो गए? ये यहाँ थोड़ा छिप गया तो उसे हाईलाइट कर लें। That was the Mount Rainier. Mount Rainier इस रेंज में है, इन द कैस्केड रेंज। इस कंट्री का है यूएसए। कैस्केड रेंज इज एंटायरली लोकेटेड इन यूएसए। वो कनाडा में नहीं है, कनाडा यूएस दोनों में बटी हुई है, ये रॉकी है। यहाँ चले जाएं मैक्सिको सिटी में, यहाँ पर हमें माउंट पोपोकेटेपेटल मिला। यहां चले गए तो इक्वाडोर में माउंट कोटापेक्सी मिला। ये हमारे बहुचर्चित एग्जांपल हो गए वोल्केनिक माउंटेन्स के। और ये सब किसमें स्थित है? रिंग ऑफ फायर में। एक साथ अगर कोई ऐसे प्लेन क्वेश्चन आप लोगों के बहुत बनते हैं, कभी ये भी पूछ ले कि कौन रिंग ऑफ फायर में है और कौन नहीं। राइट, तो रिंग ऑफ फायर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग फिर देखें और कौन कौन से एग्जांपल वर्ल्ड के हम लोग वोल्केनिक माउंटेन्स में देख सकते हैं। तो माउंट कुक देख लिया न्यूजीलैंड, माउंट मेयोन हमने देख लिया लुजोन आइलैंड फिलीपींस का, माउंट फ्यूजी जापान का। अब अगर आ जाए जो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है लेकिन अलग है और बहुत चर्चित वोल्केनो है, दिस इज द माउंट किलिमंजारो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो, इसको समझ लें। तो माउंट किलिमंजारो को अगर यहां देखना है तो ये तो हटा देते। हम लोग अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना लें। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक हमने रफ मैप बना लिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इस हिस्से में अगर हम आ जाएं तो ये तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है, यहां पर। अब इसी चीज को अगर हम लोग अपने प्लेट वाले मैप पर ले जाकर देखें इस पर देखें तो ना ये बैठा है यहां माउंट किलिमंजारो, लेकिन माउंट किलिमंजारो ना तो हमारे इस ग्रीन बेल्ट में है ना इस रेड बेल्ट में। तो माउंट किलिमंजारो के वोल्केनो किस प्रकार के वोल्केनो है? सीधी बात है कि ये यहां से फ्रैक्चरिंग हुआ, ये फ्रैक्चरिंग चलती है। इसे हम अफ्रीका की रिफ्ट वैली कहते हैं और इसी के पैरेलल भी यहां फ्रैक्चर पड़ा है। तो एक कही जाती है ईस्टर्न रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका और दूसरी कही जाती है वेस्टर्न रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। तो रिफ्ट में भी चट्टान होती है, टूटते हैं, नीचे के रिफ्ट के साथ भी मैग्मा ऊपर आते हैं। तो इसी एरिया को अब हम लोग अपने उस टॉपिक पर आ जाएं जहां डिस्कस कर रहे थे। ये अफ्रीका का मैप बना लिया और अफ्रीका के इस मैप पर आपने यहां से ये अफ्रीका की रिफ्ट वैली ईस्ट रिफ्ट वैली कही जाती है और इसको हम वेस्ट रिफ्ट वैली कहते हैं। तो यहां ये ईस्ट रिफ्ट वैली के कारण माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो ड्यू टू
ईस्ट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ये मोटी मोटी चीजें जो बोर्ड पर दिख रही है, ये सब आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इन्हें हम लोग कैसे याद रखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ एक बड़ी सा वोल्केनो का मुख है जिसमें एक लेक बैठी है। इस लेक का नाम है विक्टोरिया। यहां अगर हम लोग जाते हैं तो टेंगानाइका, मलावी और न्यासा, तो यहां हमें दिखती है मलावी। यहां जाते हैं तो लेक दिखती है टेंगानाइका। अफ्रीका के इन हिस्सों में 3 बड़ी लेक्स हैं। इसे हम लेक विक्टोरिया कहते हैं। ये किसी रिफ्ट वैली में नहीं, ये है मलावी या न्यासा, ये ईस्ट रिफ्ट वैली में है। ये भी पूछ लेते हैं, मलावी का ही पुराना नाम न्यासा लेक, मलावी लेक या न्यासा लेक। और ये एक जो बड़ी सी लेक है, इट्स नेम इज टेंगानाइका। आपसे बहुत कभी कभार सिंपल क्वेश्चन बनते हैं कि विक्टोरिया को किसने घेर रखा है, तो युगांडा, कीनिया, तंजानिया ने। यहां इसको किसने घेर रखा है, तो ZZBT, जाम्बिया, जायरे, बुरुंडी, तंजानिया। और इसका क्या था, युगांडा, कीनिया, तंजानिया। और इसको घेर रखा है, जब आपको लेक्स पढ़ाएंगे तब बता देंगे, इसको घेरा है MMT ने, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। तो इस तरीके से जो खास फीचर्स होते हैं उनके हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे। तो बहुत सारे माउंटेन्स रिंग ऑफ फायर में आते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। रिंग ऑफ फायर के केवल हम लोग जो बहुचर्चित हैं, वेल नोन वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, उनका नाम पढ़ेंगे, सभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां माउंट किलिमंजारो, तो माउंट किलिमंजारो किस पर आधारित है, ईस्ट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका पर। तो हम लोगों ने, और किस कंट्री में है माउंट किलिमंजारो, तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया, इस कंट्री में है तंजानिया। कोई भी अब आपका क्वेश्चन यहां से नहीं छूटे। और क्या खासियत है, माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अफ्रीका। ये अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इससे ज्यादा और किसी की पीक इतनी ऊंची नहीं है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, कंट्री तंजानिया, नेम ऑफ द वोल्केनिक माउंटेन माउंट किलिमंजारो, कॉज क्या है, फॉल्टिंग। तो ड्यू टू ईस्ट रिफ्ट वैली, और रिफ्ट वैली बनी होगी तो क्या हुआ होगा, फॉल्टिंग। अब हम लोग और एग्जांपल्स देख लें। सारे एग्जांपल्स को मैप पर जरूर देखना है, मैप पर आप ढूंढ नहीं पाएंगे तो हमने आपकी मदद कर दी। हर एक स्लाइड पर अलग अलग स्पष्ट ये मैप बना दिए हैं, जिससे कि आप आसानी से अपने एटलस पर भी घर पर रिवाइज कर लें। तो हम लोग जरा फिर लिस्ट पर पहुंचते हैं। यही लिस्ट है। तो किलिमंजारो तक डिस्कस कर लिया। अब बात आती है माउंट हेक्ला। इस साल आपने देखा होगा आइसलैंड में खूब सारे वोल्केनो फूटे हैं और टेलीविजन पर उन्होंने उछलते हुए मैग्मा को दिखाया। और यहां का जो वोल्केनो है, तो अब हमें फिर जाना पड़ेगा प्लेट वाले मैप पर। इस मैप पर आ जाएं और ये रहा आइसलैंड। और आइसलैंड में यहां है माउंट हेक्ला। ये तो इसके भी आपको हम बड़े से स्पष्ट मैप बना देंगे। तो बड़े मैप पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यहां क्या मिला, माउंट किलिमंजारो। ये क्या मिला, माउंट हेक्ला। माउंट हेक्ला कहां मिला, आइसलैंड में। तो इसको भी हम एक बड़े मैप पर दिखा दें। ये ग्रीनलैंड तो पहचानते ही होंगे, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। और ग्रीनलैंड से थोड़ा अगर हम यहाँ साउथ ईस्ट में देखते हैं, ये है आइसलैंड, इज अनदर कंट्री। ग्रीनलैंड वास्तव में किसकी टेरिटरी है, तो ग्रीनलैंड इज द टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। ये कोई कंट्री नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ द डेनमार्क। और डेनमार्क आप जानते हैं कहाँ, ये यूरोप में ये जूटलैंड दिखाते हैं ऐसे। ये नॉर्वे, ये स्वीडन के पास, यहाँ ये है डेनमार्क। और क्या है, ये पूरा बड़ा सा आइलैंड डेनमार्क का है। बट दिस वन इज द आइसलैंड। आइसलैंड में जो वोल्केनो है, इट्स नेम इज माउंट हेक्ला। ये बहुत चर्चित। और आइसलैंड के वोल्केनो 20-20, 25-25 साल के लिए एकदम डोरमेंट से हो जाते हैं और फिर एक्टिव हो जाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। तो इन्हें एक तरीके का अलग अलग प्रकार के वोल्केनो कहा जाता है, आइसलैंडिक वोल्केनोज कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे वोल्केनोज हैं, इनका नाम होता है, आइसलैंड के हैं तो नाम पड़ गया आइसलैंडिक वोल्केनोज। और आइसलैंडिक वोल्केनोज में बहुत चर्चित है, दिस इज द माउंट हेक्ला। इसको ध्यान रखना, इस कंट्री में है, कंट्री इज आइसलैंड। तो इस तरीके से बार बार अगर हम अपने वर्ल्ड एटलस को पलटेंगे और आसपास की चीजों को भी देखते रहेंगे, ये यूरोप है। यहां चले जाएंगे तो आपको पता है कि एलिसमियर है, बैफिन वगैरह है। इधर ये कनाडा का हिस्सा हो गया, यानी नॉर्थ अमेरिका हो गया। कहीं भी कितना भी पार्ट बनाना है आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको ये सब सीखना नहीं है। तो डेनमार्क, आइसलैंड, और इसी के साउथ में आप चल देंगे तो क्या पड़ा होगा, तो आपको पता है यही ये रिज फैली हुई है, हम बोलते हैं डॉल्फिन रिज। सागर में डॉल्फिन रिज किस सागर में है बताइए, नॉर्थ पैसिफिक या नॉर्थ अटलांटिक? डॉल्फिन रिज किस ओशन का तली पर है ये? चलिए आपकी हम थोड़ी सी मदद कर दें, हम यहां बता देंगे कि ये डॉल्फिन है, आप ओशन बता दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं।
ये है डॉल्फिन रिज, ग्रीन से जो चमक रही है। बताइए कौन सा ओशन है? और इसको हमने कल नाम दिया था तो चैलेंजर रिज। दिस वाज द चैलेंजर रिज, दैट इज द डॉल्फिन। ये डॉल्फिन है। आंसर आ गया। अटलांटिक, अटलांटिक में नॉर्थ अटलांटिक रवि हिट द टारगेट, ये सही है। साउथ अटलांटिक में चैलेंजर और नॉर्थ अटलांटिक में डॉल्फिन किस पर है? डाइवर्जिंग मार्जिन। हर एक चीज का जो एक बेसिक कंसेप्ट हमने आपको कराया, एक क्लास हमने आपको मेहनत से करवा दी थी, वो थी क्या, कहां कहां प्लेट बाउंड्री किस तरीके की। हाँ, माउंट हेक्ला इज नॉट आल्सो द पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, वेरी गुड। इसी तरीके से जब हम यहां आ जाएंगे, यहां देखें तो हमें यहां हवाईयन आइलैंड्स मिलेंगे। अब बताइए हवाईयन आइलैंड्स रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है या नहीं? ये है हवाईयन आइलैंड्स। अगर कम दिख रहे हैं आप लोगों को तो हम ऐसे व्हाइट व्हाइट डॉट लगा देते हैं, अब दिख गया होगा। हवाईयन आइलैंड्स आर आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर ये है, रेडिश जहां दिख रहा है, ये है रिंग ऑफ फायर, ये है रिंग ऑफ फायर, ये रिंग ऑफ फायर के हिस्से हैं। लेकिन हवाईयन आइलैंड्स रिंग ऑफ फायर में नहीं आता। ये भी सागर तली में हवाईयन रिज पर स्थित वोल्केनो है, राइट? ये हो गया। तो ये बहुत चर्चित क्वेश्चन रहा है, बहुत सारी स्टेट्स एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है। तो जल्दी में हम लोग हवाईयन को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को हम यहां से दे सकते हैं, देख लीजिए। Which one not located in ring of fire? रिंग ऑफ फायर में कौन नहीं है? ए माउंट रेनियर, बी माउंट किलावी, सी माउंट कोटापैक्सी, डी माउंट अकनकागुआ। बताइए क्या आंसर होगा? दिस वन इज नॉट लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर। आपको अच्छे से पता है कि माउंट रेनियर रिंग ऑफ फायर में है, माउंट कोटापैक्सी है, माउंट अकनकागुआ है। अपने आप आंसर क्या हो गया? किलावी। और किलावी कहां का है? हवाईयन आइलैंड्स। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी बिहार पीसीएस में नहीं पहुंचा है। इसलिए लोग थोड़ा वहां इसको देख करके चौंकेंगे, क्योंकि मोटा मोटा हम लोग ये देखते हैं कि ये पैसिफिक के जितने वोल्केनो हैं वो सभी रिंग ऑफ फायर में है। अगर ऐसा सोच लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। कारण क्या है? तो हम लोग जब प्लेट पढ़े हैं तो यहां भी कोई, हमने कहा था रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहां भी आसानी से देख सकते हैं। जरा देखें, ये है पैसिफिक प्लेट, खूब बड़ी सी प्लेट है ये पैसिफिक प्लेट। और ये अगर पैसिफिक प्लेट यहां ऐसे टूट जाए, ये क्योंकि हमने कहा था प्लेटों की बाउंड्री बनती और बिगड़ती रहती है। ये टूटी हुई प्लेट बाउंड्री किसके नीचे दब रही है? तो ये हो गया साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट के इस मार्जिन पर आपको एंडीज दिखाई देते हैं। यहां पर बेनी ऑफ जोन बनता है और इससे ये वोल्केनो फूटते हुए हमें दिखते हैं, जिसमें कोटापैक्सी अकनकागुआ दिख गया। अब अगर हम गौर करें तो ये निष्कर्ष निकला कि ये प्लेट जो टुकड़ा है इसका, जिसे हम नाजका प्लेट कह सकते हैं, इसे हम पैसिफिक प्लेट कहेंगे। पैसिफिक प्लेट तो इधर भाग रही है, ये गई, लेकिन इसका जो टुकड़ा है जिसे नाजका प्लेट कहा गया, ये साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सरकती है। तो यहां हमें क्या दिखाई देगा? रिज दिखाई देगा। इसलिए पैसिफिक में इसी रिज को कहते हैं, इस पे खूब बड़े बड़े आकार के बर्ड्स मिलते हैं। तो दैट्स नेम इज अल्बाट्रोस, एल्बाट्रोस रिज और प्लेट्यू। यहां बेनी ऑफ जोन है, ये पैसिफिक का मामला हो गया साउथ अमेरिका के साथ। अब इसी तरीके का कुछ मिलता जुलता मामला, ये रही पैसिफिक प्लेट और इसके जस्ट बगल में इसे हम हवाईयन प्लेट भी कह सकते हैं। ये रही हवाईयन प्लेट, ये लो। और ये हम लोगों ने कह दिया बड़ी सी प्लेट हो गई पैसिफिक। पैसिफिक प्लेट भी ऐसी चलती है, ये भी ऐसी चलती है। और इसी के साथ में अगर हम यहां दूसरी प्लेट की बात कर दें तो ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की बाउंड्री हो गई। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट तेजी से बढ़ते हुए यहां कन्वर्ज करती है और हमें यहां इस कोस्ट पर माउंटेन दिखते हैं। लेकिन इधर ये पैसिफिक प्लेट आगे बढ़ती चली जा रही है, तो यहां हमें निकलते हुए रिज दिखाई देंगे। ये रिज, यही रिज क्या है? हवाईयन रिज है। तो रिंग ऑफ फायर कहां से पास हो रहा है? यहां कन्वर्जेंस से, और ये अलग हिस्सा है, इसीलिए हवाईयन आइलैंड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर।
ये है। तो जब हम लोग नहीं ध्यान देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो ये कौन सी हो गई? दिस इज द हवाईयन प्लेट, ये भी कह सकते। इनके बीच एक ही डायरेक्शन है, तो ये अगर इधर चल रही है ऐसे, तो ये लगता है पीछे छूट रही है, तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है। यहाँ कल बताया था कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर हमें ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का एक एग्जांपल मिलता है। और ये यहाँ डाइवर्जेंट बाउंड्री है क्योंकि रिज बनती है, तो जहां भी रिज होगा वहां हमेशा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती है। और जबकि रिंग ऑफ फायर कन्वर्जेंट बाउंड्री है, और जबकि हवाईयन रिज डाइवर्जेंट है। ये इतनी सारी बातें आपको नहीं ध्यान रखनी, थोड़ा एक मोटा सा ध्यान रखना है कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ फायर डिस्पाइट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। अब अगर हम आपसे पूछ लें, एक सेंटेंस लिख दें, इसे याद रखना, ऑल द वोल्केनोज ऑफ पैसिफिक ओशन आर द पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। ये लिखा हमने, और इसके आगे लिख दिया दिस सेंटेंस इज आइदर ट्रू और फॉल्स। बताइए क्या टिक करेंगे? ऑल द वोल्केनोज ऑफ द पैसिफिक ओशन आर द पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, इज इट ट्रू और फॉल्स? आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो गया? दिस इज द फॉल्स, ये रॉन्ग है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देख लिया कि पैसिफिक में बहुत सारे हमें दिखते हैं, ये हवाईयन भी तो पैसिफिक का ही हिस्सा है, लेकिन ये रेड में नहीं है, ये उसकी अलग है, ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम लोगों ने वोल्केनिक माउंटेन भी पढ़ लिए, इन सबको हम लोग अपना चल रहे थे किस पर? लिस्ट पर। तो लिस्ट देख रखी थी, ये तो माउंटेन्स की लिस्ट है। वोल्केनिक माउंटेन्स की लिस्ट ये रही। अब आ जाए ये इटली, वेसुवियस, यहां तक ये कौन कौन से वोल्केनो हमें सीखने हैं। एक तो माउंट स्ट्रोम्बोली, जिसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। एक है माउंट एटना और माउंट वेसुवियस, ये तीनों एक ही कंट्री में है जिसे हम इटली कहते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग जगह पर हैं एक ही देश में। और इटली कहां है? मेडिटेरेनियन। तो इस सब पर अगर हम लोग अपने मैप में देखें तो यहां आ जाएं, यूरोप को बना लें, ये रहा यूरोप, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये इतना हिस्सा यहाँ बना लें, ये ब्लैक सी वगैरह, ये सी ऑफ अजोब और ऐसे करके। ये अफ्रीका है, अभी हम लोग इसको देख ही चुके थे। यहाँ ये यूरोप में आ जाए तो ये सिसिली आइलैंड है इटली का। तो इटली दिखता है मैप पर, सिसिली आसानी से दिखता है। यहाँ जो हमें वोल्केनो मिलता है सिसिली पर, यह है माउंट एटना, यहाँ साफ साफ लिख। तो जो माउंट एटना है, इट इज लोकेटेड एट द सिसिली आइलैंड ऑफ इटली। ये भी इटली के अंतर्गत ही आता है। लेकिन माउंट एटना के जस्ट बगल में एक बहुत छोटा सा आइलैंड है जो कभी कभार किसी एटलस पे नहीं होता। इट्स नेम इज द लिपारी आइलैंड। लिपारी पर ये लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी है, इसी को हम माउंट स्ट्रोम्बोली बोलते हैं। जब ये फूटता है तो पूरे भूमध्य सागर में प्रकाश फैल जाता है, इसीलिए इसे लाइट हाउस कहते हैं। माउंट स्ट्रोम्बोली की लोकेशन क्या है? तो नेम ऑफ आइलैंड इज लिपारी, ये ध्यान रखना। लेकिन ये है किसके? ये इटली का भी आइलैंड है, उसी का है। ये है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। यहाँ चले जाओगे तो ये कोर्सिका है, ये सार्डिनिया है, ये अलग है। तो कोर्सिका सार्डिनिया के बाद यहाँ बिल्कुल पास में किसके? सिसिली के ही ये हमें लिपारी दिखेगा। इसके अलावा अगर हम रोम के साउथ में चले जाएं तो यहाँ हमें रोम के साउथ में मिलेगा इटली का माउंट वेसुवियस। तो तीन हमें वोल्केनिक माउंटेन्स मिले, कहाँ? इटली। क्यों दिखाया हमने ये इतने डिटेल में? इसके दो पर्पज हुए। एक तो वोल्केनिक माउंटेन्स भी हम लोग सीख रहे हैं, दूसरा वर्ल्ड मैप से धीरे धीरे रूबरू भी होते जा रहे हैं। क्योंकि ऑल ऑफ सडन जब हम वर्ल्ड मैप रख देंगे तो रिकॉल नहीं होगा, और जब ये एक एक चैप्टर से लिंक रहेगा तब वर्ल्ड मैप हम आसानी से समराइज कर सकते हैं। तो कृष्णा सिंह ने एक क्वेश्चन पूछा है, जिसके पीछे वाला था, क्या था क्वेश्चन? इसमें क्या पूछा था? दिस वन इज नॉट लोकेटेड। तो तीनों लोकेटेड है, नॉट लोकेटेड में सिर्फ किला भी है। एक्सेप्ट हवाई होता तो अगर ये कह दिया जाएगा एक्सेप्ट हवाई, तो ऑल आर लोकेटेड इनटू रिंग ऑफ फायर। स्पष्ट हुआ? चले हम लोग अपने टॉपिक पर लौटाएं जहां डिस्कस कर रहे थे। तो माउंट वेसुवियस, तो इटली के हमने यहां पर कितने वोल्केनो नोट कर लिए। यहाँ ये कैसा प्लेट बाउंड्री होगा? तो पता होगा कि अफ्रीका किधर मूव करेगा? अफ्रीका नॉर्थ की ओर मूव करता है, यूरोप साउथ की ओर मूव करता है, इसीलिए इनके बीच में ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, रेड वाली। तो यहां भी हमें ये बड़ी वेग से फूटने वाले वोल्केनो मिलते हैं, और ये तीन वोल्केनो इटली के हो गए। तो इटली है नंबर ऑफ वोल्केनो बट थ्री फेमस वोल्केनो। तो इटली के तीन फेमस वोल्केनो, थ्री फेमस वोल्केनोज ऑफ इटली
इटली के 3 फेमस वोल्केनो हो गए, कौन कौन? माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट विसुवियस। ये वोल्केनिक माउंटेन है। कौन कहां पर है? तो माउंट एटना सिसिली आइलैंड पर। ये हो गए। तो अब हम लोग और भी एग्जांपल्स हैं, भारत की ओर बढ़ रहे हैं। अब ईरान में अगर आ जाए तो माउंट को सुल्तान, माउंट देमाबंद, आपको 2 वोल्केनो ईरान में दिखाई देंगे। 2 वोल्केनो हमें ईरान में दिखाई देंगे, माउंट को सुल्तान और माउंट देमाबंद। इसको जरा समझ लें। तो यहां मैप हम लोगों ने देख रखा है। ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये ब्लैक सी वगैरह हो गए। यहां चले जाएंगे तो ये इंडिया, अब हम लोगों को बाकायदा ये पता है कि ये यहाँ कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, और ये इंडियन प्लेट इधर कन्वर्ज कर रही है, ये अरेबियन प्लेट यहाँ कन्वर्ज कर रही है। यहाँ आ जाए तो हमें जो कंट्री मिलेगा वो इटली मिलता, सॉरी ईरान मिल जाएगा। ईरान के नॉर्थ में आप अगर यहाँ पहचानेंगे तो कैस्पियन सी बैठा है। तो इसी भिड़ंत के कारण अफ्रीका भी इधर जा रहा है, ये यूरोप इधर आ रहा है, तो ये पूरा कन्वर्जेंस बेल्ट है, ये बे ऑफ बंगाल तक। तो अब हमें यहाँ वोल्केनो दिखाई देंगे ईरान के पास, माउंट देमाबंद, माउंट देमाबंद और माउंट कोह सुल्तान। ये किस देश के हैं? दोनों ईरान में। यहां आ जाए तो हमारे अंडमान आइलैंड्स हैं, ये निकोबार है यहाँ। तो अंडमान आइलैंड्स में यहाँ म्यांमार की ओर यानी ईस्ट की ओर भारत का इकलौता वोल्केनिक माउंटेन है। भारत में और कहीं वोल्केनिक माउंटेन नहीं है। इट्स नेम इज माउंट बैरन। दिस इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी ज्वालामुखी इंडिया में मिलेंगे तो हमें सब मरे हुए, डेड और एक्सटिंक्ट मिलते हैं। इट इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, और इसी पर ये माउंट बैरन है। हो गया ओनली एक्टिव वोल्केनो। तो हमने कितने यहां देख लिए? माउंट देमाबंद, माउंट को सुल्तान ईरान का, और ये माउंट बैरन किसका? इंडिया का। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीजें याद रखनी। हाँ बताइए, स्टेटमेंट वाला क्या है? तो स्टेटमेंट में हमने आपको क्या दिया था कि सभी जो पैसिफिक ओशन के वोल्केनो है वो रिंग ऑफ फायर में है, तो वो गलत होगा। रिंग ऑफ फायर के सभी वोल्केनो पैसिफिक ओशन में है, ये बात अलग है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर केवल पैसिफिक का पेरिफेरी है, पूरा पैसिफिक नहीं है। हाँ, तो एक्सेप्ट हवाई अगर आप कहेंगे तब ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब जैसे हम साउथ में चले जाएंगे, जैसे गलापागोस वाले और अल्बाट्रोस वाले जो वोल्केनो होंगे वो भी रिंग ऑफ फायर में नहीं होंगे, क्योंकि रिज पर है। तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं एक्सेप्ट हवाई अगर कहेंगे तो अपने रटने के लिए भले ही इसे कह लें, लेकिन ये हमेशा सत्य स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है और पैसिफिक ओशन में और सारे वोल्केनो भी मिलते हैं रिंग ऑफ फायर के अलावा। तो जब आप एक्सेप्ट कहते हैं तब भी बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आपने यहां इस पर गौर नहीं किया। इस मैप पर ये जो हमने आपको थोड़ा प्लेट को तोड़ करके मैप समझा दिया था, इस पर नहीं ध्यान दिया। तो ये तो साउथ अटलांटिक हो गया, ये हॉट स्पॉट, और तो इधर भी जो रिज से बनते होंगे उसमें जो हमने प्लेट वाला आपको मैप दिया था उस पर बताते हैं। ये वाला मैप देखिए, यहां भी हमें मिलेंगे अल्बाट्रोस में भी, तो वो भी रिंग ऑफ फायर नहीं होगा, क्योंकि रिंग ऑफ फायर तो यहां होगा, यहां कन्वर्जेंस होगा। लेकिन जहां डाइवर्जेंस होंगे वहां के वोल्केनो रिंग ऑफ फायर के नहीं होंगे। इसी तरह हवाईयन के भी नहीं होंगे, और अल्बाट्रोस रिज के वोल्केनो भी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं होंगे। आप कृष्णा समझ में आ गया? तो बहुत जल्दबाजी कंक्लूजन पर मत करें। ओके, तो हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट देखी, और आज वर्ल्ड मैप आपने काफी घुमा, कुछ याद भी रहेगा, और बाकी चीजें आप आगे और रिलेट करते रहेंगे। तो माउंट बैरन तक हम लोगों ने इसे देख लिया, अंडमान इंडिया। एक ही बचा आपका, वो इंडोनेशिया के साथ है। तो इंडोनेशिया में भी इसे हम लोग आसानी से यही देख सकते हैं। अभी जो मैप बनाया ये है। तो इंडोनेशिया आइलैंड ये शुरू हो गए, सुमात्रा, बोर्नियो, और यहां थोड़ा इसको क्लीन कर दें, दोबारा से लिख देंगे ये बोर्नियो वगैरह। यहां जाएंगे, दिस इज द जावा आइलैंड, दिस वन बोर्नियो, एस फॉर सुमात्रा। इनके बीच में हमें यहां ये सुंडा स्ट्रेट मिलती है, ऊपर मलक्का है, ये सुंडा है। इस सुंडा स्ट्रेट में यहां जो वोल्केनो बैठा है, इट्स नेम इज क्राकातोआ। ये है क्राकातोआ, ये इंडोनेशिया का है। और माउंट बैरन हमने कहा था, यहां लिख लेंगे ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया।
भारत में एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी। और इसी के बाद यहां जो है हमें क्राकातोआ मिलता है, और क्राकातोआ कहां का हो गया? इट इज ऑफ इंडोनेशिया। ये हो गया। तो आज हम लोगों ने काफी फैक्ट भी रिलेट किए, जिनमें से किसी को भी याद नहीं रखना है, बस इन्हें रिवाइज करना होगा, तो धीरे धीरे ये आपको रिकॉल हो जाएंगे। अब पूरे की समरी क्या है? अब अगर हम लोग समरी की बात करें तो सबसे बढ़िया तरीका होगा पूरे को समराइज करने का, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इस मैप पर आ जाए। इस मैप पर हम लोगों ने माउंटेन्स देखे। कौन से माउंटेन्स? उन माउंटेन्स की बात की जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स में यहां देखा कौन सा है, बताइए? यूएसए में। यूएसए में यहां पर हमने कौन सा एक्टिव वोल्केनो बताया? सबसे पहले इसी की लोकेशन बताई थी, बताइए आप लोग। रिंग ऑफ फायर में बताया था। इस वोल्केनो का नाम क्या है? नेम इज माउंट रेनियर। यहां देखे थे माउंट पोपोकेटेपेटल मैक्सिको में, हाँ। यहां कोटापैक्सी, यहां चिम्बोराजो, याद आ गया। देन इसके बाद यहां न्यूजीलैंड में माउंट कुक, फिलीपींस में यहां माउंट मेयोन, जापान में माउंट फ्यूजीसान। ये सब हमने किसके एग्जांपल्स लिखाए? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर में जो नहीं है वो हवाईयन वाले। नेक्स्ट ये यहां तंजानिया का किलिमंजारो हो गया, यहां पर आइसलैंड में माउंट हेक्ला हो गया। ईरान में अगर हम यहां चले जाएंगे तो माउंट देमाबंद, वो सुल्तान लिस्ट है आपके पास, देमाबंद हम यहां नोट किए दे रहे। यहां आ गए तो हमें माउंट बेरिन, यहां आ गए सुंडा में तो क्राकातोआ। ये भी रिंग ऑफ फायर में नहीं है, ये कन्वर्जेंस बेल्ट के। बाकी ये सब है, तो ऐसा है सबको कहेंगे। तो इसके बेस पर अब पूरा हम लोग माउंटेन की बात कर लें तो हमें यहां क्या मिले थे? ये रॉकी है, यहां याद आया। यहां एंडीज है, यहां एटलस है, यहां आल्प्स है, यहां कॉकेसस है, ये हिंदकुश है, ये हिमालयाज है। हिमालयाज में कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है, क्योंकि हिमालयन जो प्लेट्स हैं वहां पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे बहुत आसानी से नहीं जा पाती, क्योंकि दोनों ओर कॉन्टिनेंटल है, डेंसिटी डिफरेंस काफी कम है। तो यहां हमने एक स्लाइड ही इसके लिए छोड़ रखी थी, ये स्लाइड। हिमालयाज हैव नो एक्टिव वोल्केनो। हिमालय में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। क्यों नहीं है? जरा देखें। ये इंडियन प्लेट का मार्जिन है, इधर इंडियन प्लेट मोटी हो गई, बिंद और ये सब आर से हो गए, इधर टी तक फैल गई। इसके आगे चलेंगे तो ये यहां यूरेशियन प्लेट आ गई। इन दोनों के बीच अगर हम लोग देखें तो यहां जो पहले सेडिमेंट्स भर गए थे वो इस तरीके से फोल्ड्स में बदल गए। दीज आर द हिमालयाज। के बाद यहां देखें तो ये पड़ा हुआ है ग्रेट प्लेन, जिस पर हमारा यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल ये सब है। ये यहां पर कोलिजन तो है, ये इंडियन प्लेट इसकी ओर आ रही है या यूरेशियन प्लेट इधर की ओर आ रही है, लेकिन यहां मोटाई बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा बहुत मैग्मा बनता भी है तो वो मैग्मा यहीं अंदर ही अंदर पैबस्त हो जाता है। इससे हिमालय में ठंडे होने से बनती है इंट्रूसिव रॉक्स, और यही इंट्रूसिव रॉक्स भारी होती है और हिमालय को सीधा खड़ा रखती हैं। अदरवाइज हिमालय भूसे के ढेर की तरह। हाँ, तो चिम्बोराजो भी है, वो चिम्बोराजो आपके कोटापैक्सी के बगल में है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो अभी हमने उसको छोड़ दिए थे। तो चिम्बोराजो इज अनदर नोटेबल वोल्केनो इन इक्वाडोर नियर द कोटापैक्सी। सबको आपको इतना नहीं देखना है। तो इंट्रूसिव रॉक्स इससे बनते हैं यहाँ, लेकिन कोई बाहर वोल्केनो नहीं आ पाता। तो ये क्या हिस्सा है? दिस इज द इंडियन प्लेट एंड दिस वन इज द यूरेशियन प्लेट। तो हिमालय किन दो प्लेट के आपसी कन्वर्जेंस से बना है? इंडियन और यूरेशियन। कन्वर्जेंस जोन इज टू मच थिक। तो रीजन क्या है? क्यों नहीं एक्टिव वोल्केनोज हैं? कन्वर्जिंग मार्जिन्स आर टू मच थिक। हिमालय बहुत मोटा है, हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। मैग्मा गेट ट्रैप्ड विद इन द लेयर्स। तो ऊपर आता हुआ मैग्मा अंदर की चट्टानों में ही समा जाता है और क्या करता है? मेक द इंट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाता है। आगे जब रॉक्स पढ़ाएंगे तब इनका नाम लेंगे। बाहर निकल आएंगे तो लावा बन जाएगा, लावा से एक्सट्रूसिव रॉक्स बनते, मैग्मा से ठंडे होने से इंट्रूसिव रॉक्स बनते। इंट्रूसिव रॉक्स, ये रॉक्स क्या करेंगे? विच कीप द हिमालय इन बैलेंसिंग स्टेट, कीप द हिमालयाज इन बैलेंसिंग स्टेट। ये भी ध्यान रखना है, इन बैलेंसिंग स्टेट, नहीं तो इतना बड़ा पर्वत है ये ढह जाना चाहिए, और बहुत ज्यादा जितना ये कमजोर होगा उतना लैंडस्लाइड होगी। हाँ, तो शुरू में जब रहा होगा तो बहुत पतला रहा होगा, तब ये ओशन रहा होगा, यहाँ तब टिथिस सी कहते थे। तो कल हमने आपको पढ़ाया था सेडिमेंटेशन होगा,
फिर लिथिफिकेशन होगा, पूरा भर जाएगा एग्रेडेशन, और एग्रेडेशन के बाद ओरोजेनिक। हिमालय वाज फॉर्म देयर व्हाट इट इज सी। तब यहाँ वोल्केनो थे, तो हिमालय में हमें डेड वोल्केनो मिलेंगे। तो हिमालय हैज द एविडेंस ऑफ द डेड वोल्केनो बट नो एक्टिव वोल्केनो, ये ध्यान रखना। आशीष गॉट इट। एक्टिव क्या होता है? जिसमें नीचे से मैग्मा ऊपर आ सके। तो हिमालयस हैव नंबर ऑफ डेड वोल्केनोस बट नो एक्टिव वोल्केनोस। देयर आर नंबर ऑफ डेड वोल्केनो। यहाँ कई मृत ज्वालामुखी हैं। कब के हैं वो? जब यहाँ सागर था और ये पटल इतना मोटा नहीं था। कोई खास जगह बताएंगे हिमालय में जहां का डेड वोल्केनो फेमस हो? हिमालय का? अच्छा, आप लोग व्रत में काला या सेंधा नमक खाते हैं? इंडिया में इसके बड़े भंडार और रिजर्व कहां पर हैं? तब आपको पता लगेगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है, जहां ये डेड वोल्केनो है, वहीं ये पुराने वोल्केनो के मलबा से ये जमी हुई रॉक्स हैं, जिन्हें हम गोबर की धार कहते हैं। क्या कहेंगे? गोबर की धार। क्लियर हुआ? बहुत सारी बातें हैं जो आपको लेक्चर टू लेक्चर पर खुलासा होगा। आज हम लोगों ने काफी कर लिया, इस सबको रिवाइज करिएगा। और माउंटेन्स का जितना बेसिक कंसेप्ट था डिस्कस कर लिया। हम लोग नेक्स्ट डे प्लेट्यू और उसके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंडिया पर आ जाएंगे, जिससे कि वर्ल्ड इंडिया हमारा दोनों फिजिकल में एक साथ हो जाएगा। तो जो साल हमने बताया वो हिमाचल प्रदेश का कौन सा हो गया? गोबर की धार। ओके, आज इतना। दैट्स सफिशिएंट फॉर द रिवीजन। ओके, एंड थैंक यू ऑल ऑफ